हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो 8वां चैप्टर चल रहा था, और जो चैप्टर था वो था प्रमुख नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को क्रम से समझते चलना है, यानी क्लास बिल्कुल क्रम से लेना है, और क्या करना है, चीज़ों को बिल्कुल क्रम से समझते चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोहलर का मतलब नियम के बारे में चल रहा था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस तरीके से किया, स्किनर ने अपना प्रयोग किस तरीके से किया, इन सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से और डीप में बताया था। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोहलर का सिद्धांत। तो चलिए जानेंगे कि कोहलर का सिद्धांत क्या था और कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने किस तरीके से बताया। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए, और क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए, और क्या करिए, रिवीजन भी करते चलिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोहलर का सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं जो कोहलर का सिद्धांत है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि कोहलर ने 1925 में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कोहलर का जो सिद्धांत इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके सिद्धांत को, कोहलर का सिद्धांत। तो कोहलर ने किस मतलब कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। ठीक, इसको गेस्टाल्ट वादियों ने क्या किया, इसको गेस्टाल्ट वादियों ने। अब गेस्टाल्ट वादियों के अंतर्गत कौन कौन थे, मैक्स वर्दीमर और कोहलर कोफा, ये थे, क्या थे, ये इनके अंतर्गत थे। ठीक, कोफका थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोहलर ने 1925 में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या किया, प्रतिपादित किया, और इसको गेस्टाल्ट वादियों के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मैक्स वर्दीमर और कोहलर कोफका। ठीक है, ये क्या थे, इसके अंतर्गत थे। इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। 1912 में जर्मनी से गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई, जर्मनी से हुई, जिसके प्रवर्तक कौन थे, मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ संपूर्ण आकृति अर्थात किसी समस्या को तभी समझा जा सकता है जब संपूर्ण समस्या मालूम हो। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि किसी समस्या को तभी समझा जा सकता है जब क्या हो, संपूर्ण समस्या मालूम हो। इसलिए इस सिद्धांत को पूर्णांगवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद, पूर्णाकारवाद और क्या, अव्ययीवाद भी कहते हैं। ठीक, इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, पूर्णांगवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद, पूर्णाकारवाद, अव्ययीवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत को इस नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, नाम को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आ जाएंगे समझ में। बाकी थोड़े नाम इसके अटपटे, इसलिए आपको क्या करना है, 2-3 बार देखोगे तो अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग क्या करोगे, समझ जाओगे। इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादियों की देन माना जाता है। क्या कहा गया है कि इसीलिए क्या किया गया, जो शिक्षण सूत्र होता है इसे क्या किया गया, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवादियों की देन के लिए माना गया है। ठीक, इन्होंने जो देन दी है तो वो क्या दी है कि जो शिक्षण सूत्र है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, यानी मतलब कोई चीज़ पूरी पूरी हो तो फिर उसको आपको क्या करना है, उसके बारे में टुकड़े करने हैं। इन्होंने ऐसा कहा है कि फिर समझना है कि ये चीज़ जो कंप्लीट है तो किस तरीके से कंप्लीट हुई है, इसके बारे में जानना है। तो वही कहा गया, पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कोहलर का प्रयोग। तो चलिए जानते हैं कि जो कोहलर का प्रयोग है ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। कहा गया है कि कोहलर एक कंपनी की तरफ से टेनरिक द्वीप, कोहलर एक कंपनी की तरफ से टेनरिफ द्वीप के किनारे शहर में प्रथम युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन करने जानवरों पर करने गए। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो कोहलर थे इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, जानवरों पर किया था। तो वही कहा कि कोहलर, वही मतलब कहा गया है कि कोहलर एक कंपनी की तरफ से टेनरिफ द्वीप के किनारे शहर में प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन करके जानवरों पर करने गए। कोहलर ने
चिंपैंजियों पर अनेक प्रयोग किए। किस पर किया? चिंपैंजियों पर किया। परंतु सुल्तान नामक चिंपैंजी अधिक बुद्धिमान था। जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था वो क्या था? अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उस पर किए प्रयोग अधिक हैं। इसलिए क्या है? उस पर जो किए प्रयोग हैं वो क्या है? अधिक हैं। कोहलर ने भूखे सुल्तान वनमानुस को एक कमरे में बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया? कोहलर ने जो भूखा सुल्तान था यानी वनमानुस को क्या किया? एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की छत पर किले इस तरह लटकाए गए कि वनमानुस वहां तक न पहुंच पाए, और कमरे में लकड़ी के अनेक बॉक्स भी रख दिए गए। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर सुल्तान ने कमरे में जैसे ही केले देखे उछल कूद करने लगा। फिर क्या हुआ? केले खाने के लिए, परंतु वह केले के पास न पहुंच पाया, परंतु उसने बहुत कोशिश की। ठीक, फिर वो थक के क्या हुआ? बैठ गया और कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसके बाद उस कमरे में रखा बॉक्स दिए। इसके बाद फिर क्या हुआ? उस कमरे में रखे बॉक्स को देखा। सुल्तान ने एक के ऊपर एक सारे बॉक्स केले के नीचे रख लिया और बॉक्स पर चढ़कर और क्या हुआ? और बॉक्स पर ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त करने में सफल हो गया। इस तरह सूझ या अंतर्दृष्टि से केला को प्राप्त कर लिया। इनके कहने का मतलब यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग अगर लगातार उसका प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा? उसका सलूशन हमें मिल जाएगा। तो जैसे वन मानुस था तो उसको क्या था? एक कमरे में पैक था तो उसको केले खाने का मन होगा। वहाँ पे क्या किया था? केले रख दिए गए थे। क्योंकि उसे भूख लगी थी तो उसने देखा कि केला हम खा लें, लेकिन क्या हुआ? केले तक वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो फिर क्या किया? मतलब फिर वो लगा रहा प्रयास में, तो क्या हुआ? केले तक पहुंच गए। चलिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं इस सिद्धांत को। कोहलर का प्रयोग। कोहलर एक कंपनी की तरफ से टेनरिफ द्वीप के किनारे शहर में प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन करने जानवरों पर गए थे। ठीक, किस पर गए थे? जानवरों पर गए थे। कोहलर ने चिंपैंजियों पर अनेक प्रयोग किए, परंतु सुल्तान नामक चिंपैंजी अधिक बुद्धिमान था। जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था वो क्या था? अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उस पर किए प्रयोग अधिक। इसलिए क्या किया? इस पर जो प्रयोग थे वो अधिक किए। कोहलर ने भूखे सुल्तान वनमानुस को एक कमरे में क्या किया? बंद कर दिया। उस कमरे की छत पर केले इस तरह लटकाए गए कि वनमानुस वहां तक न पहुंच सके। क्या किया? कमरे में बंद कर दिया और जो उसकी छत थी वहां पर क्या किया था? केले लटका दिए थे, और इस तरीके से लटकाए थे कि जो वनमानुस है तो वहां तक क्या करे? ना पहुंच पाए। उसी कमरे में लकड़ी के अनेकों बॉक्स रख दिए। उसी कमरे में क्या किया? जो लकड़ी थी तो उसी के क्या किए थे? अनेकों बॉक्स भी रख दिए थे। सुल्तान ने कमरे में जैसे ही केले को देखा तो क्या किया? उछल कूद करने लगा, क्योंकि उसे क्या थी? भूख भी लगी थी तो केले खाने के लिए, परंतु वो केले के पास क्या हुआ? नहीं पहुंच सका। ठीक, तो वही कहा गया है कि केले खाने के लिए, परंतु वो केले के पास तक नहीं पहुंच पाया। उसने बहुत कोशिश की, फिर वो थक के बैठ गया। क्या करता रहा? उछल कूद करता रहा, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज लगी थी, लेकिन क्या हुआ? केले तक न पहुंच पाया। फिर वो क्या किया? थक जाता था अपना तो बैठ गया और कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसके बाद उस कमरे में रखे बॉक्स देखे। फिर क्या हुआ? उसने देखा उस कमरे में बॉक्स रखे तो सुल्तान ने एक के ऊपर एक सारे बॉक्स केले के नीचे रख दिए। फिर क्या किया? जैसे बॉक्स रखे थे तो उसने क्या किया? एक के ऊपर एक बॉक्स रख दिया और बॉक्स पर ऊपर चढ़कर केलों को प्राप्त करने में सफल हो गया। इस तरह सूझ या अंतर्दृष्टि से केले को क्या किया? प्राप्त किया। ठीक, क्योंकि जो केला था वो कहाँ पे था? छत पे था, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा था। मतलब जो छत की, जो कमरे की ऊपर वाली जो होती है परत, उसको छत बोला जाता है। जहाँ पे लोग मतलब क्या करते हैं? छत वाला फैन लगाया करते हैं। तो वहाँ पे क्या किया था? वहीं पे उसने केले मतलब लटका दिए थे, लेकिन वो क्या था? वो देख तो रहा था, लेकिन वो केले तक नहीं पहुँच पा रहा था। फिर क्या किया? फिर उछल कूद करता थक गया, फिर भी ना पहुँच पाया। फिर उसने दिमाग लगाया कि जो बॉक्स रखे हैं लकड़ी को, उसने फिर क्या किया? एक के ऊपर एक रख दिया, जिससे क्या हुआ? वो केलों तक पहुँच गया। तो इस जो सिद्धांत हुआ तो इसको क्या कहा जाता है? इस तरह सूझ या अंतर्दृष्टि से केले को क्या किया? प्राप्त कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है सूझ के अन्य नाम। जो सूझ है इसके अन्य नाम और कौन कौन से? अब इसके नाम के बारे में जानते हैं। पहला आ रहा है यूरेका, दूसरा आ रहा है आह, तीसरा आ रहा है प्रकाश की किरण। ये क्या है? ये सूझ के अन्य नाम है। फिर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि सूझ बुद्धि, अनुभव, प्रयास, अधिगम, परिस्थिति, पुनरावृत्ति आदि पर निर्भर करती है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है
कि जो सूझ होती है वो किस पर निर्भर करती है? बुद्धि पर, अनुभव पर, प्रयास पर, अधिगम पर और परिस्थिति पर। और पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार-बार कोई चीज़। आदि पर क्या होती है? निर्भर करती है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया तथा सूझ की विशेषताएं। चलिए अब जान लेते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया और सूझ की विशेषताएं हैं ये क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। कहा गया है कि सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। मतलब क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो सीखना होता है वो धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना क्या है? आवश्यक है। जब समस्यात्मक परिस्थिति आएगी तभी क्या होगा? तभी आप लोग क्या करोगे? मतलब उस चीज़ को सलूशन निकालोगे। और जब प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो फिर सलूशन का मतलब ही नहीं है कुछ। तो वही कहा गया है कि सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना क्या है? आवश्यक है। जैसे वन मानुस ही था तो केला तो वो खाना चाह रहा था लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। फिर उसने क्या किया? दिमाग लगाया कि किस तरह से केले तक क्या होता है? पहुँचा जा सकता है। तो इससे क्या वो सीख गया कि किस तरीके से हमें परिस्थिति में क्या करना है। मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या करना है? उसका सलूशन निकालना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सीखने की प्रक्रिया यत्रावत नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है? स्थायी होती है, यत्रावत नहीं होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। चलिए जानते हैं जो सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। पहला कह रहा है बच्चों को स्वयं खोज करने का ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बच्चे क्या करें? स्वयं जान सके अपने ज्ञान के बारे में। मतलब हमको क्या आता है। जैसे वही था, मतलब केला उसको लेना था वन मानुस को, तो अगर वो कर दे देते केले को तुरंत तो क्या वो अपना दिमाग लगा पाते कि हमें किस तरीके से पहुँचना है? अकेले तक नहीं पहुँच मतलब न लगा पाते ना, क्योंकि उनको मिल जाता खाने को। लेकिन केला भी खाना था, मतलब भूख लगी थी तो केला खाना था और केले तक पहुँचने का उन्होंने क्या किया था? रास्ता खुद से ढूंढा था। तो वही कहा गया है कि बच्चे को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये जो इनका मतलब सिद्धांत है इसका शिक्षा में उपयोग है। दूसरा कह रहा है बच्चे को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक कार्य मतलब क्या होता है? बच्चे क्रिएटिव सोचता है कि किस तरीके से मतलब हम चीज़ों को क्या कर सकें, मतलब खोज सकें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है ये सिद्धांत कल्पना, तर्क एवं चिंतन पर विशेष बल देता है। यानी ये जो सिद्धांत इससे क्या होता है? बच्चे कल्पना कर सकते हैं, तर्क एवं चिंतन मतलब तर्क कर सकते हैं और चिंतन मतलब क्या होता है? सोच सकते हैं। जैसे वही था जो उदाहरण था, किससे क्या उसको केले तक पहुंचना था तो उसने क्या किया? कल्पना की कि क्या करें, ये लकड़ी के बॉक्स रखे हैं तो उनको हम क्या करें? एक के ऊपर एक रख दें तो इससे क्या होगा? हम पहुँच जाएंगे। पहले तो उसने कल्पना की होगी ना, फिर तर्क लगाया, फिर चिंतन किया और लास्ट में हुआ गया वो केले तक पहुँच भी गया। तो वही कहा गया कि इस सिद्धांत से कल्पना, तर्क एवं चिंतन पर क्या होता है? विशेष बल देता है। इस सिद्धांत से कल्पना, तर्क एवं चिंतन पर विशेष बल देता है ये सिद्धांत। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया? अब कहा गया है सूझ के द्वारा सीखने के अनुसार। चलिए समझते हैं कि सूझ के द्वारा सीखने के अनुसार क्या है। कहा गया है कि अधिगम के दौरान व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से चिंतन करते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान करता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि अधिगम के दौरान, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखने के दौरान व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से चिंतन करते हैं। जब आप लोगों ने सीख लिया कोई चीज़ तो फिर क्या होगा? आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो आप लोग उसका क्या करोगे? सक्रिय रूप से चिंतन करोगे। और क्या करो? सक्रिय रूप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रूप से। ठीक, तो उसका क्या करोगे? चिंतन करोगे और विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान कर लोगे। मतलब कई सारे विचार आएंगे किस तरीके से हमको क्या करना है, मतलब सोल्यूशन निकालना है। फिर आप लोग क्या करोगे? उसी मतलब जो रास्ता आपको ठीक लगेगा उसी तरीके से क्या होगा? आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। तो ये जो हमारा कोलर का सिद्धांत था आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा? प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को ज़्यादा नियम नहीं बचे, एक दो और बचे हैं तो वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगी, जहाँ से हमारा ये जो 8वां चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। और सिलेबस भी अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है। तो आप लोग क्या करिए? चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते चलिए और क्या करिए? नोट्स भी बना लीजिए ताकि आप लोग क्या कर सको? रिवीजन कर सको। और जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो वहीं आगे चल के लिए आप लोगों को टेट, सीटेट और सुपर टेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसलिए आपको क्या करना है? नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलना है
और क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज और PDF भी मिलती रहती है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।